10 साल के लड़के शॉन को भी अपने पिता और दादा की तरह ही एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने का जुनून सवार है। उसी रहस्यमयी आइलैंड को ढूंढते हुए 10 साल पहले उसके दादा भी निकले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे। शॉन की माँ और उसके सौतेले पापा हैंक का मानना है कि उसके दादा मर चुके हैं, लेकिन शॉन को पूरा यकीन है कि उसके दादा जिंदा हैं और वो हमेशा एक मैसेज को डिकोड करने में लगा रहता है जो उसे रेडियो से मिला था, क्योंकि उसका मानना है कि ये मैसेज उसके दादा ने उस तक भेजा है, क्योंकि उसके परिवार की आदत है कि वो एक दूसरे को हर सीक्रेट चीज कोड में बताते हैं। वो हैंक को इस बारे में बताना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन हैंक के काफी पूछने के बाद शॉन उसे अपने मैसेज के बारे में बता देता है। हैंक को शॉन पर यकीन तो नहीं होता, मगर वो पहले नेवी में था, जिससे वो उस कोड को क्रैक कर देता है, जिसमें लिखा था कि वो आइलैंड हकीकत में है और उसमें कुछ किताबों के नाम भी लिखे हुए थे, जिससे शॉन जल्दी से अपने स्टोर रूम में जाकर उन सारी किताबों को निकालता है। मैसेज के अकॉर्डिंग शॉन और हैंक देखते हैं कि उन तीनों किताबों में अलग अलग मैप बने हुए हैं, जिन्हें देखकर अपने नेवी के तजुर्बे से हैंक कुछ समझ जाता है और जल्दी से उन तीनों किताबों के नक्शे निकालकर उन्हें एक साथ मिलाने लगता है, जिनसे मिलकर एक नया मैप बनता है, जो नक्शा कहीं और का नहीं बल्कि उसी मिस्टीरियस आइलैंड का होता है। ये देखकर शॉन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो जल्दी से उस आइलैंड पर जाने के लिए पैकिंग करने लगता है, लेकिन हैंक को अभी भी उस आइलैंड पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो शॉन को वहां जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिससे शॉन नाराज होकर वहां से चल जाता है। हैंक शॉन का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो शॉन की माँ के पास जाकर उसे इस बारे में बताता है और कहता है कि हमें उसे एक बार उस काल्पनिक आइलैंड को ढूंढने के लिए भेजना चाहिए, ताकि उसके मन को शांति मिल सके। शॉन की माँ भी इसके लिए मान जाती है। अगले दिन हैंक शॉन को वहां के टिकट के साथ सरप्राइज देता है, लेकिन इससे शॉन इतना भी खुश नहीं होता, क्योंकि हैंक भी उसके साथ जा रहा था। अगली सुबह वो दोनों पल्लाव के बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को उस मैप की लोकेशन पे पहुंचने के लिए एक बोट चाहिए थी, इसीलिए वो वहां पर एक आदमी से उस आइलैंड पर चलने को बोलते हैं, जो इसके लिए मना करता है, क्योंकि वहां सभी का मानना था कि जिस जगह पर तुम जाना चाहते हो वहां पर कोई आइलैंड नहीं है, वहां बस तूफान है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसी बीच पीछे से एक आदमी उन दोनों को आवाज लगाता है, जो वहां चलने के लिए मान जाता है, क्योंकि हैंक इसके बदले में बहुत पैसे दे रहा था। हैंक और शॉन की सवारी एक टूटा फूटा जंग लगा हुआ हेलीकॉप्टर था, साथ ही उस आदमी की बेटी कैलानी भी साथ चल रही थी। हैंक के पास कोई और रास्ता तो होता नहीं, इसीलिए शॉन की जिद के चलते उन्हें उस हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ता है। हैंक को हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ देखकर और कैलानी के डैड की बातें सुनकर ही समझ आ गया था कि आगे का सफर कैसा जाने वाला है। थोड़ी आगे चलते ही उनके सामने एक तूफान आ जाता है, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि हमें इस तूफान में नहीं आना चाहिए था, तब तक काफी देर हो जाती है, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर आदमी के कंट्रोल में नहीं बल्कि तूफान के कंट्रोल में होता है और अब उनका हेलीकॉप्टर बुरी तरह से उस तूफान की चपेट में आकर पूरा तहस नहस होकर तूफान में जूझते हुए नीचे की तरफ समंदर में गिरने लगता है। लेकिन क्रैश के बाद जब उन सबको होश आती है तो वो सभी खुद को एक पथरीले आइलैंड पर पाते हैं, जहां चट्टानों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसी बीच शॉन को वहां चट्टानों के बीच से एक रास्ता मिलता है और जब वो सब उस रास्ते से आइलैंड की दूसरी तरफ गए तो उनके सामने एक अलग ही दुनिया होती है, जिसे देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। यानी शॉन हमेशा से सही था, क्योंकि वो मिस्टीरियस आइलैंड हकीकत में अभी उनके सामने था। यहाँ पर एक और अजीब सी चीज भी होती है, यहाँ हाथी जैसे बड़े जानवर छोटे हैं और छोटे जानवर हाथी की तरह बड़े। इसी बीच उन्हें आइलैंड पर एक जगह से धुआं निकलते हुए दिखता है, जिसे देखकर शॉन समझ जाता है कि हो ना हो उस जगह पर जरूर उसके दादा ही होंगे। इन सब के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसीलिए ये सब उस तरफ को जाने लगते हैं। थोड़े सफर के बाद रास्ते में जाते वक्त जिस चीज के ऊपर चलकर ये लोग उसे पत्थर समझ रहे होते हैं, उनमें दरार आने से इन सबको पता चलता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि किसी जानवर के अंडे हैं। अंडों के आकार को देखकर इन सभी के लिए इन अंडों की मां के आकार का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था कि तभी इनकी नजर सामने सोए हुए एक गिरगिट पे पड़ती है, जिसका आकार इनकी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। अब ये सब चुपके से बिना आवाज किए आगे की तरफ को जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कैलानी के पापा एक अंडे के अंदर गिर जाते हैं, जिसके फटने की आवाज सुनकर उस गिरगिट की आंखें भी खुल जाती हैं और ये सब के सब उसकी नजरों में आ जाते हैं, जिसे देखकर अब ये सब गिरगिट से अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब वो गिरगिट भी कहां हार मानने वाली थी, क्योंकि इन्होंने उसके अंडे को जो फोड़ा होता है। ये सब उससे अपनी जान बचाने की काफी कोशिशें करते हैं, लेकिन आखिरकार वो गिरगिट एक जगह पर इन सबको इनके रास्ते में आकर रोक देती है और अब वो अपने अंडे का बदला इन सबको अपना शिकार बनाकर लेने वाली थी। लेकिन तभी मानो कोई चमत्कार होता है। रस्सी से बंधे हुए बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उस गिरगिट से टकराते हैं, जिससे वो गिरगिट वहीं पर बेहोश हो जाती है। दरअसल ये सारा काम शॉन के दादा का होता है, जिन्हें देखकर शॉन बहुत ज्यादा खुश होता है और उतना ही परेशान हैंक भी, क्योंकि उसे तो लगता था कि शॉन के दादा मर चुके होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे शॉन की कही हुई हर बातें, जिन पर हैंक कभी यकीन नहीं करता था, वो सारी बातें अब सच हो रही थी। शॉन के दादा इन सभी को अपने साथ ले जाने लगते हैं।
दादा इन सभी को खुद के साथ अपने घर पर ले जाते हैं। जिस तरह के घर का इस आइलैंड पर होना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि वो घर हमारी वास्तविक दुनिया के घरों से भी कई गुना अच्छा होता है, जिसे उन्होंने अपने उस जहाज के मलबे से बनाया था जिस जहाज से वो कभी इस आइलैंड पर आए थे। यहाँ पर एक रेडियो भी होता है जिससे दादा ने शॉन को वो कोड भेजा था, लेकिन ये रेडियो महीने में सिर्फ एक बार ही काम करता है, क्योंकि ये एक काम चलाऊ रेडियो है जिसे शॉन के दादा ने खुद बनाया है। और अब ये रेडियो 2 हफ्ते बाद काम करेगा, यानी इन सबको 2 हफ्तों तक यहीं पर रहना होगा। इसके बाद अगली सुबह शॉन के दादा इन सबको इस आइलैंड पर घुमाने के लिए ले जाने लगते हैं। वो इन सबको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां एक बहुत विशाल और सुंदर सा खंडर पड़ा हुआ शहर देखकर इन सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा नज़ारा ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। उस शहर में जाकर इन्हें पता चलता है कि ये कोई मामूली खंडर नहीं बल्कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर है, जिसका जिक्र इनके इतिहास की कई किताबों में भी किया गया है। हैंक कहता है कि ये शहर तो कई साल पहले पानी में डूब गया था। शॉन के दादा बताते हैं कि तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, उन किताबों में ये भी लिखा गया है कि ये शहर 100 साल पानी के अंदर डूबा रहता है और कुछ साल तक पानी के बाहर। तभी हैंक को वहां नीचे पानी दिखाई देता है, जिसे जब वो टेस्ट करता है तो वो समंदर के पानी की तरह खारा होता है। वो उन्हें बताता है कि समंदर का पानी आइलैंड के इतने ऊपर तक नहीं आ सकता, मुझे लगता है कि जल्द ही ये आइलैंड डूबने वाला है। हालांकि शॉन के दादा उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये आइलैंड अगले 14 साल बाद समंदर के नीचे जाने वाला था। लेकिन हैंक उन्हें इस शहर की और जगहों पर भी समंदर के पानी को ऊपर आते हुए दिखाता है, जिससे सबको हैंक की बातों पर यकीन हो जाता है। वो सभी को बताता है कि ये आइलैंड 2 या 3 दिनों में डूबने वाला है, हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। शॉन ने किताब में पढ़ा था कि 18वीं सदी में इस आइलैंड पर डॉक्टर नीमो भी अपनी पनडुब्बी से आए थे, जो पनडुब्बी अभी भी इसी आइलैंड पर ही है, क्योंकि डॉक्टर नीमो ने इसी आइलैंड पर खुद की कब्र बनाकर उसमें अपनी जान ले ली थी। लेकिन किताब में उस पनडुब्बी की लोकेशन नहीं बताई होती, इसीलिए ये सब डॉक्टर नीमो की कब्र के पास जाते हैं ताकि इन्हें कोई सुराग मिल सके। कब्र का साइज छोटा होने की वजह से उसमें सिर्फ कैलानी ही जा सकती थी, और जब वो कब्र के अंदर जाती है तो उसे डॉक्टर नीमो के कंकाल के हाथ में एक किताब मिलती है, जिसे जब वो बाहर लेकर आती है तो उसे पढ़कर इन सभी को पता चलता है कि डॉक्टर नीमो हिंदुस्तान से थे, क्योंकि उस किताब में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ था। उस किताब में डॉक्टर नीमो ने अपनी पनडुब्बी का जिक्र भी किया हुआ था। क्योंकि शॉन के दादा को हिंदी पढ़नी आती थी, इसीलिए इन्हें पता चल जाता है कि वो पनडुब्बी कहाँ पर है, जिससे ये सब उस पनडुब्बी की तरफ को निकल जाते हैं। इनके लिए ये आइलैंड बिल्कुल किसी सपने की तरह होता है। यहाँ पर कई चीजें बहुत ही डरावनी थी और कई चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। ये सब देखते हैं कि इस आइलैंड पर जो ज्वालामुखी है वो लावा की जगह सोना उगल रहा है, जिसे देखकर शॉन वहां जाने की जिद करने लगता है, लेकिन हैंक उसे वहां जाने के लिए मना करता है। हैंक के काफी बोलने के बाद शॉन भी नाराज होकर फिर से अपने आगे के रास्ते पर चल पड़ता है। थोड़ी आगे जाने के बाद इनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आता है, और अभी इन सभी को उस पहाड़ की दूसरी तरफ जाना होता है। क्योंकि शॉन के दादा इस आइलैंड के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इसीलिए वो खुद एक बड़ी सी मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और इन सभी को भी एक एक मधुमक्खी पर बैठने को बोलते हैं। हैंक को डर था कि कहीं बूढ़ा अपनी हड्डियां ना तोड़वा बैठे, इसीलिए वो उन्हें नीचे उतरने को बोलता है, लेकिन शॉन के दादा उसकी एक नहीं सुनते, और साथ ही शॉन और कैलानी भी, जिससे आखिर में हैंक भी कैलानी के पापा के साथ एक मधुमक्खी पर सवार होकर वहां से जाने लगता है, जो कुछ ही मिनटों में उन्हें उस पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाती है। वो अपना पूरा सफर अब इन मधुमक्खियों पर सवार होकर ही करना चाहते थे, लेकिन तभी रास्ते में इनकी मुलाकात एक हाथी जितनी बड़ी चिड़िया से होती है, जो इनके पीछे बुरी तरह से पड़ जाती है। बाकी सभी लोग तो मधुमक्खियों से नीचे उतर जाते हैं, मगर शॉन अभी भी उसी के ऊपर होता है, जो उस चिड़िया को एक मकड़ी के जाल में फंसा देता है। जिस बीच शॉन की खुद की टांग भी फ्रैक्चर हो जाती है। ऊपर से अब रात भी हो चुकी थी, जिस वजह से इन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। रात को ये सभी आपस में काफी बातें करते हैं। फिर सुबह जब पानी के बीच हाथ पड़ने की वजह से शॉन की नींद खुली, तो उसने जल्दी से सबको उठाया। पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ते देख हैंक समझ जाता है कि जहां उसके अनुमान से इस आइलैंड को डूबने में 3 दिन लगने वाले थे, वो अब बदलकर 2 घंटे हो चुके हैं। यानी उसके अनुमान से अब यह आइलैंड अगले 2 घंटों बाद समंदर के तल पर होगा। ध्यान जाने पर उन सबको पता चला कि कैलानी के डैड भी यहाँ से गुमशुदा है। सब सोचते हैं वो हल्का होने गया होगा, वहीं कैलानी के चेहरे पर बेचैनी थी। दरअसल रात को कैलानी और उसके पापा के बीच उनकी गरीबी को लेकर बात हुई थी, और कैलानी समझ जाती है कि हो ना हो उसके पापा अभी उस सोना उगलने वाले ज्वालामुखी की तरफ को ही गए होंगे। कैलानी अपने पिता को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो अपने पापा को ढूंढने के लिए जाने लगती है। अनजान जगह पर अकेले जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं होता, जिससे शॉन उसके साथ चलने की मांग करता है। उन्हें जो भी करना था जल्दी करना था, क्योंकि ये आइलैंड अगले 2 घंटे में डूबने वाला था और शॉन की टांग भी फ्रैक्चर थी। इसीलिए शॉन के दादा कैलानी के साथ चलने का फैसला करते हैं, ताकि तब तक शॉन और हैंक उस पनडुब्बी को यहाँ से निकलने के लिए तैयार रख सकें।
इनके पास आइलैंड का सिर्फ एक मैप होता है, लेकिन खुशकिस्मती से शॉन के फोन में चार्जिंग थी, जिससे मैप की फोटो खींचकर उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ से इनके रास्ते अलग थे, इसीलिए शॉन और हैंक पनडुब्बी की तरफ को जाने लगते हैं। वहीं कैलानी सही थी, क्योंकि उसके पिता सोने को ढूंढते हुए ही उस ज्वालामुखी की तरफ को जा रहे थे, जिसे जल्द ही कैलानी और दादा भी ढूंढ लेते हैं। उसके पिता को सोना तो मिल गया था, लेकिन वो एक सोने की बहुत बड़ी चट्टान थी, जिसे साथ ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसीलिए बेटी अपने पिता को समझाती है कि मेरे लिए आप ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर पिता का दिल भी मोम की तरह पिघल गया और उसकी बात मानते हुए मायूस होकर वो उनके साथ वहां से जाने लगा। उधर हैंक और शॉन भी पनडुब्बी की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें दूर दूर तक कोई पनडुब्बी नहीं दिखती। शॉन तो निराश होकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी हैंक को समंदर के नीचे जाते हुए एक सीढ़ी दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि समंदर के पानी का लेवल बढ़ने की वजह से पनडुब्बी पानी के नीचे डूब गई है, यानी अब इन्हें पनडुब्बी के लिए समंदर के नीचे जाना होगा। हैंक खुद के और शॉन के लिए एक जुगाड़ू ऑक्सीजन मास्क बनाता है, जिसका यूज पानी के अंदर ये दोनों सिर्फ एक बार ही कर सकेंगे। इसके बाद दोनों एक लंबी सांस लेकर पानी में कूद जाते हैं। उन दोनों को वहां पनडुब्बी मिल जाती है। ये दोनों पनडुब्बी का एंटरडोर खोलने ही लगते हैं कि तभी इनकी तरफ को एक बिजली से चमचमाता बड़ा सा समुद्री जीव आता है। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उसके आने से पहले पनडुब्बी का दरवाजा खुल गया और ये दोनों उसके अंदर चल गए। अंदर जाकर शॉन पनडुब्बी के अंदर इकट्ठे हुए पानी को ड्रेन करता है, जिसके बाद ये दोनों पनडुब्बी के कंट्रोल रूम में एंटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपास खराब होने की वजह से दादा, पिता और कैलानी भी रास्ता भटक चुके थे। उधर हैंक जब पनडुब्बी को स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती। इंजन रूम में जाके उन्हें पता चलता है कि पनडुब्बी की बैटरी की पावर खत्म हो चुकी है, जिसे चार्ज करने के लिए हमें एक जोरदार स्पार्क की जरूरत है। तभी हैंक का दिमाग चलता है और वो शॉन को बताता है कि चमचमाते बिजली वाले जीव की मदद से हम बैटरी में पावर ला सकते हैं। वो एक बड़े से लोहे के एरो को लेकर पनडुब्बी के बाहर जाता है, जिसमें लगी हुई तार पनडुब्बी की बैटरी से कनेक्ट थी। हैंक उस समुद्री जीव को खुद की तरफ को बुलाने लगता है। जो जीव जैसे ही उसके पास आता है तो वो उस एरो को उसकी तरफ को फेंकता है, जो सीधे उसके मुंह में जाकर लगता है, जिससे एक बड़ा सा स्पार्क होता है और उस स्पार्क की वजह से उनकी पनडुब्बी भी स्टार्ट हो जाती है। वहीं अब मिस्टीरियस आइलैंड भी पूरी तरह से तबाह होने लगता है। पिता, दादा और कैलानी भी उस तबाही का शिकार बनने वाले थे, लेकिन इससे पहले उनके साथ कुछ होता, वो सब समंदर में कूद जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पानी के अंदर गिरते ही हैंक और शॉन भी उनकी तरफ को पनडुब्बी लेकर आ जाते हैं, जिससे इन सब की जान बच जाती है। मगर मुसीबतें अभी भी टली नहीं होती। थोड़ी आगे जाते ही इनकी पनडुब्बी के सामने एक बड़ी सी चट्टान आती है। हैंक ने देखा था कि इस पनडुब्बी में मिसाइल भी है, जिसे सही वक्त पर लॉन्च करके ये सब उस चट्टान को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। यानी अब आखिरकार इतनी मुसीबतें झेलने के बाद इन सब की जान बच जाती है और ये सब खुशी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं इतने दिनों में शॉन और कैलानी के बीच भी एक रिश्ता बन चुका था, जिसका इजहार आज होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद कैलानी शॉन के साथ उसी के घर पे रहती है। वहीं कैलानी के पिता अब अपने हेलीकॉप्टर की जगह डॉक्टर नीमो की पनडुब्बी में टूरिस्ट को घुमाकर अच्छा खासा कमाने लग जाते हैं। वहीं अब शॉन भी हैंक को पसंद करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी का एंड